Good morning, students. I hope you all are doing great. I'm Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम कर रहे हैं इग्नू MAPC सेकेंड ईयर साइकोलॉजी का सब्जेक्ट MPCE 011 साइकोपैथोलॉजी, जिसकी ब्लॉक 1 यूनिट 1 चल रही है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइकोपैथोलॉजी। और हमने ऑलमोस्ट सारी अप्रोचेज इसकी कंप्लीट कर ली हैं। आज जो हम अप्रोच करेंगे दैट इज द लास्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, humanistic approach. Okay, so let's start with the topic today, which is humanistic approach. ठीक है। अब ये अप्रोच शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी इस अप्रोच के बारे में ना हिस्ट्री देखते हैं। आपकी जो ये यूनिट है ये भी इट इज़ लाइक ब्रीफ हिस्ट्री है ना। किसी भी अप्रोच में जो भी आपकी थ्योरीज दी गई हैं, एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन एक फेयर अमाउंट आपका कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है। ठीक है, ये एक तरीके की हिस्ट्री आपको बताई गई है कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस आई। तो ऐसे ही हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में अभी एक बारी बात करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था साइको एनालिसिस जो फ्रॉइड ने दी एंड बिहेवियरिज्म अप्रोच, ये हमने पढ़ी हैं दो अप्रोचेस अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेचर था इन अप्रोचेस का, वो क्या था कि जो फ्रॉइड थे वो साइको एनालिसिस के थ्रू वो तो बात कर रहे थे मोस्टली हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस की, है ना। और उनका जो ध्यान था वो भी पूरा पैथोलॉजी पे था कि क्या इश्यूज आ सकते हैं, कि एक स्टेज क्लियर नहीं हुई तो उससे रिलेटेड क्या इशू रहेंगे। सिमिलरली जो बिहेवियरिज्म है, उस अप्रोच ने भी क्या किया कि अगर लर्निंग ठीक से नहीं हुई तो ये कोई इशू आ सकता है इंसान के बिहेवियर में। ठीक, तो इनका जो ध्यान था वो मेनली एक तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की तरफ था, दूसरा पैथोलॉजीज की तरफ था कि क्या क्या इश्यूज कैसे कैसे आ सकते हैं। तो इनकी जो जो थ्योरीज जो इन्होंने दी, इससे आने वाले टाइम में कुछ साइकोलॉजिस्ट आए जैसे कि कार्ल रॉजर्स, अब्राहम मैस्लो। इन्होंने इनकी ये जो डिटर्मिनिस्टिक स्टाइल था इसको इन्होंने ओपोज किया। ठीक, इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमेशा बस आप किसी इंसान मतलब नेगेटिविटी की तरफ ही जाएं। ठीक है, इनकी जो थ्योरीज थी वो उनको थोड़ी पेसिमिस्टिक लगी कि एज इफ कि इंसान के अपने हाथ में तो कुछ है ही नहीं, है ना। जो फ्रॉइड ने और बिहेवियरिज्म वाले साइंटिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने बात की, वो बात कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो को ठीक नहीं लगी। ठीक, उन्होंने बोला कि इंसान के पास खुद की भी अगर फ्री चॉइसेस हैं, उसको सबसे ज्यादा तो एक इंसान को पता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, उस वो कैसे चीजों को परसीव कर रहा है एंड क्या उसके लिए सही है क्या नहीं। ठीक, तो इस तरीके से जब उनकी ये थॉट्स सामने आने लगी तो वो इन चीजों को ओपोज करते गए कि ओपोज ना कहे के ये कहेंगे कि इतना एक्सेप्ट नहीं किया, और उन्होंने अपनी थ्योरी दी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। एक अपना एक नया स्कूल ऑफ साइकोलॉजी चलाया विच इज नोन एज ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, या फिर इस अप्रोच को हम कहेंगे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ठीक है, अब देखते हैं पहले कि क्या क्या इन्होंने कहा। सबसे पहले तो ये कि जो इम्पोर्टेंट इसमें आपके साइकोलॉजिस्ट आए थे, सबसे बड़ा नाम तो कार्ल रॉजर्स का ही आप हमेशा सुनेंगे। ठीक है, तो कार्ल रॉजर्स और एक अब्राहम मैस्लो। ठीक है, एरिक फ्रॉम का नाम भी आप सुनेंगे फ्यूचर में, लेकिन अभी के लिए अब जो सिलेबस इस चैप्टर से रिलेटेड है हम उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, अब्राहम मैस्लो। ठीक है, ये दो आपके साइकोलॉजिस्ट ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया है, दे रिजेक्टेड द डिटर्मिनिस्टिक नेचर ऑफ psychoanalysis एंड बिहेवियरिज्म। ठीक है, अब साइकोएनालिसिस किसकी थी, ये थी फ्रॉइड की, है ना। बिहेवियरिज्म में हमने किनको पढ़ा,
जैसे जॉन बी वॉटसन को पढ़ा, आइवन पेवलोव, बी एफ स्किनर, जिन्होंने क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग की बातें की थी, राइट। तो उनके डिटर्मिनिस्टिक नेचर को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे ना की वर्ड है, ये वर्ड ध्यान रखना, डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है? ऑल ह्यूमन बिहेवियर्स रिजल्ट फ्रॉम स्पेसिफिक फैक्टर्स, ठीक है। यानी कि इंसान की अपनी बात नहीं हो रही, यहाँ पे कुछ अलग अलग फैक्टर्स की बात हो रही है। अब ये फैक्टर्स इंसान के इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, ठीक। इंटरनल जैसे कि फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस के बारे में बात की कि हमारे रिप्रेस्ड इमोशंस, थॉट्स वगैरह होते हैं, वो चीज़ें, ठीक। बिहेवियरिज्म में क्या इन्होंने एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात की कि कोई स्टिमुलाई आएगा, उसके लिए कोई रिस्पॉन्स निकलेगा। तो इन्होंने बात की डिटर्मिनिस्टिक नेचर की। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं ऑल ह्यूमंस, ऑल सॉरी, ऑल ह्यूमन behaviors result from specific causal factors, ठीक है। कि कोई ऐसे फैक्टर्स है जो इसको कॉज करते हैं, causal factors such as conditioning और past experiences, ठीक। इनकी बात की। तो अब ये मैं इसलिए, ये डेफिनेशन की ज़रूरत आपको एज सच लिखने के लिए नहीं है, लेकिन मैं ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये जो डिटर्मिनिस्टिक वर्ड है ये क्लियर हो, ठीक है। देखो, हर सब्जेक्ट की ना अपनी एक लैंग्वेज होती है, राइट। अब आप लेमन लैंग्वेज में उसको कैसे भी समझा सकते हैं किसी ऐसे इंसान को जो उस फील्ड से रिलेटेड नहीं है। लेकिन जब आप इस फील्ड से रिलेटेड हो, आप स्टूडेंट हो या इस प्रोफेशन में हो, ठीक है, अगर आप साइकोलॉजी के फील्ड से रिलेटेड हो, तो ज़रूरी है कि आप उस फील्ड से रिलेटेड जैसे टर्म्स यूज़ होती हैं, है ना, उस फील्ड से रिलेटेड जो लैंग्वेज यूज़ होती है चीज़ों की, हम वो अपनाएं, ठीक है। और वो हमें समझ भी आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उस हम कहीं गए हैं जैसे किसी कॉन्फ्रेंस में या किसी मीटिंग में, और वहाँ पे जो अदर साइकोलॉजिस्ट हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं और वहाँ ऐसे वर्ड यूज हो रहे हैं और वो हमें समझ ही नहीं आ रहे, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तो इसलिए मैं एक आधा जो की वर्ड है उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे इसीलिए दे रही हूँ ताकि वो चीज आपको अच्छे से याद रहे और आगे के लिए हमेशा याद रहे, और वो चीज आप भी फ्यूचर में जो है यूज करना शुरू करो। फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट में ही अपनी चीजों में लिखने में या ये सब चीजों में यूज करो, मिस मत करो ऐसे वर्ड्स को, ठीक है। अब जैसे ये रिजेक्टेड द डिटर्मिनिस्टिक नेचर ऑफ साइको एनालिसिस एंड बिहेवियरिज्म, इसको डायरेक्टली अगर हम बिल्कुल आम भाषा में लेमन लैंग्वेज में लिखते तो हम ये भी लिख सकते थे कि कार्ल रॉजर, अब्राहम मैस्लो, दे रिजेक्टेड द साइको एनालिसिस एंड बिहेवियरिज्म, ठीक है, या दे रिजेक्टेड द मेन पॉइंट्स ऑफ साइको एनालिसिस एंड बिहेवियरिज्म, तब भी उसका मतलब सेम निकलता। लेकिन हमने यहाँ स्पेसिफाई किया कि उनके डिटर्मिनिस्टिक नेचर को रिजेक्ट किया, ठीक है। अब डिटर्मिनिस्टिक ये वर्ड, इसका मतलब मैंने आपको समझाया है कि कुछ ऐसे कॉजल फैक्टर्स होते हैं जिन, यानी कि कॉजल फैक्टर क्या होते हैं जो काम कॉज करते हैं किसी चीज को, है ना। सो ऑल ह्यूमन बिहेवियर रिजल्ट फ्रॉम स्पेसिफिक कॉजल फैक्टर्स सच एज कंडीशनिंग एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। यानी कि उन्होंने कुछ अलग अलग फैक्टर्स की बात की, किसी एक इंसान के अंदर क्या चल रहा है, उसकी क्या वैल्यूज हैं, उसके क्या अपने खुद के लाइक्स डिसलाइक्स हैं, उनकी बात नहीं की इन्होंने। इन्होंने कुछ ऐसे फैक्टर्स की बात की जो कि उनका बिहेवियर डिसाइड करते हैं। अब बिहेवियरिज्म वालों ने बात की कंडीशनिंग की, और ये जो अपने फ्रॉइड थे इन्होंने बात की पास्ट एक्सपीरियंसेस की, ठीक। तो अब यहाँ पे जैसे कंडीशनिंग हुआ, पास्ट एक्सपीरियंसेस हुआ, इनको हम और क्या बोल सकते हैं, डिटर्मिनेंट बोल सकते हैं, ठीक है। ये वर्ड डिटर्मिनिस्टिक से ही ये वर्ड आया है, डिटर्मिनेंट, ठीक है। जहाँ पे डिटर्मिनेंट्स किसी का बिहेवियर डिसाइड करते हैं, ऐसी थ्योरी को डिटर्मिनिस्टिक नेचर वाली थ्योरी कहा जाता है, ठीक है। तो अब अगर आपको कल को कहीं पे ये क्वेश्चन दिखे किसी एंट्रेंस एग्जाम में, या आपने
कॉलेज के स्कूल के एग्जाम्स में कि व्हाट वाज द डिटर्मिनेंट इन फ्रॉइड्स थ्योरी, ठीक है, और ऑप्शंस दिए गए हैं और उसमें पास्ट एक्सपीरियंसेस हो तो आप आराम से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। या व्हाट वाज द डिटर्मिनेंट इन बिहेवियरिज्म, वहां पे कंडीशनिंग को आप, लर्निंग को, इन सब चीजों की टाइप के जो ऑप्शन होंगे उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हुई है। इस स्लाइड में तो सिर्फ मैंने आपको डिटर्मिनेंट का मतलब क्लियर किया है और ये बताया है कि ये जो डिटर्मिनेंट वाला नेचर था, डिटर्मिनिस्टिक नेचर था, इसको इन्होंने कार्ल रॉजर एंड अब्राहम मास्लो ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि भाई ये अलग अलग फैक्टर हैं, ये इंसान के अपने अंदर की बात नहीं है। इन्होंने इंपॉर्टेंस दी इंसान को एज अ होल। ठीक है, कि एक ह्यूमन बीइंग जो है भाई वो उसकी अपनी भी कोई चॉइसेस हैं, वो ऐसे ही नहीं आया है और इतना इवॉल्व हो चुका है ह्यूमन, कोई आज आया नहीं है धरती पे। ठीक है, बहुत इवॉल्व हो चुका है एंड इवोल्यूशन के दौरान एक इंसान ने पूरा सीखा है कि क्या उसके लिए जरूरी है और क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है। ठीक है, तो एक इंसान को जितना अपने बारे में पता होता है उतना किसी दूसरे को नहीं पता होता उसके बारे में। ठीक है, बेसिकली इन्होंने सब्जेक्टिव नोशन पे जोर दिया। ठीक है, अब जैसे मैं हूं, मेरे बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है या क्या मेरे अंदर चल रहा है वो जितना मुझे पता होगा, मैं कैसे चीजों को परसीव करती हूँ जितना मुझे पता होगा उतना आपको नहीं पता होगा मेरे बारे में, एंड वाइस वर्सा, राइट। तो इस चीज को यानी कि एक इंसान एज अ होल, एज अ सब्जेक्ट, इस चीज पे इन्होंने फोकस किया एंड इन्होंने थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक रखी अपनी अप्रोच। जैसे जो हमारे फ्रॉयड और बिहेवियरिज्म वाले लोग थे, इनकी थ्योरी में थोड़ा सा पेसिमिज्म देखने को मिलता है कि वो हमेशा पैथोलॉजीज की या मैल अडेप्टिव बिहेवियर की उन्होंने बात की। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है इनकी कि जो इंसान है वो हमेशा बेटरमेंट की तरफ ही जाता है। ठीक है, एक इंसान की टेंडेंसी होती है कि वो अच्छा करे लाइफ में, अपना फुल पोटेंशियल लेके आए, इस टाइप की उन्होंने बातें की। ठीक, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब हम बात करेंगे, वो तो हमने थोड़ी हिस्ट्री टाइप की चीज बात की पिछली स्लाइड में, अब हम फोकस करेंगे कि भाई क्या इन्होंने बोला। ठीक है, सो दे सेड दैट आवर बिहेवियर, कौन दे, मतलब ह्यूमनिस्टिक जो अप्रोच वाले थ्योरिस्ट थे, ह्यूमनिस्टिक थ्योरिस्ट यू कैन से, दे सेड दैट आवर बिहेवियर डिपेंड्स on how we perceive a situation। ठीक है, how we perceive a situation, हमारा बिहेवियर इस चीज पे डिपेंड करता है कि हम कैसे किसी सिचुएशन को परसीव करते हैं एंड हमारा परसेप्शन क्या है, हम किस तरीके से हमारा परसेप्शन फॉर्म हुआ है, इस चीज के बारे में हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता हमारे बारे में, राइट। तो ये इन्होंने बोला, सो वी कैन राइट एंड वी आर द बेस्ट एक्सपर्ट्स to know how we perceive। ठीक है, rather than anyone else, rather than anyone else। ठीक है, अब आप कैसे किसी सिचुएशन को परसीव कर रहे हो ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता आपके बारे में, ये इन्होंने बात बोली। ठीक, अब जैसे कि हमने थोड़ा सा और इसमें हिस्ट्री का एक पार्ट बता देते हैं ताकि कंपैरिजन में आसानी हो। जैसे फ्रॉइड की अगर हमने बात की, हमने जब फ्रॉइड वाला मैंने टॉपिक कराया था तो उसमें हिस्ट्री बताई थी फ्रॉइड की कि कैसे वो इमोशनली डिस्टर्ब लोगों के साथ काम करते थे एंड कैसे उन्होंने अपनी थ्योरी निकाली। सिमिलरली जो कार्ल रॉजर्स थे ये भी इमोशनली डिस्टर्ब लोगों के साथ काम करते थे। ठीक, अब फर्क क्या आया वो देखते हैं। ठीक है, फ्रॉइड जो थे एक तरफ आ गए अपने फ्रॉइड, एक तरफ आ गए अपने कार्ल रॉजर्स। ठीक, दोनों इमोशनली डिस्टर्ब लोगों के साथ काम कर रहे हैं।
फ्रॉइड ने तो क्या बोला कि साइकोलॉजिकल कंटिन्यूटी जरूरी है। साइकोलॉजिकल कंटिन्यूटी याद है ना? इसका मतलब क्या हो गया, जैसे जो उन्होंने अपनी स्टेजेस दी थी, 5 स्टेजेस ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, तो उसमें इन्होंने बताया कि कंटिन्यूटी जरूरी है। अगर तो किसी भी एक स्टेज पे अगर रिजॉल्व नहीं हो पाई सिचुएशन तो फिक्सेशन हो जाएगा, एंड उससे रिलेटेड, उस स्टेज से रिलेटेड जो है उस इंसान के अंदर कुछ मैल बिहेवियर देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन कार्ल रॉजर की, अब जैसे इसमें थोड़ा सा आपको पेसिमिज्म वाली ये फीलिंग आएगी कि हाँ भाई, मतलब अगर रिजॉल्व रह गई तो अब कुछ है ही नहीं, वो मतलब कि इंसान के हाथ में है ही नहीं, अगर रिजॉल्व नहीं हुई चीज तो फिक्सेशन हो ही जाएगी, उसको इशू आ ही जाएगा, है ना? लेकिन कार्ल रॉजर का थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक नेचर था। इन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपकी एक कंटिन्यूटी होनी बड़ी जरूरी है कि एक स्टेज क्लियर होने के बाद ही आप दूसरी स्टेज पे जाओ, या ऐसे मतलब आप बाद में कुछ ना कर पाओ, फिक्सेशन हो जाए, इस टाइप की चीजों को इन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। इन्होंने बोला कि एक इंसान के अंदर है भाई सेल्फ हीलिंग की पावर, ठीक है, वो अपनी चीजों को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जो है चेक करके और उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक, तो ही बिलीव्ड इन सेल्फ हीलिंग, पर्सनल ग्रोथ, लीडिंग टुवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है अपना फुल पोटेंशियल अचीव कर पाना। ठीक है, तो कार्ल रॉजर ने बोला कि नहीं, हमारे अंदर सेल्फ हीलिंग की पावर होती है, हम पर्सनल ग्रोथ की तरफ ध्यान देते हैं, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव करने की हमारी टेंडेंसीज होती है। ठीक, अब दूसरी बात क्या की फ्रॉइड ने पास्ट को इम्पोर्टेंस दिया है ना, कि पास्ट में जैसे वो जैसे इमोशनली डिस्टर्ब लोगों के साथ अगर काम करते थे तो वो उनसे उनके पास्ट के बारे में चीजें पूछते थे कि ओके, अगर आज आप ये सिचुएशन फेस कर रहे हो, तो पता लगाने की कोशिश करते थे कि क्या पास्ट में इनके साथ कोई बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, कोई बैड सिचुएशन इन्होंने देखी है, तो उससे रिलेट करके फिर वो पहुंचने की कोशिश करते थे उनके अनकॉन्शियस माइंड तक, राइट? तो यहाँ पे क्या था, पास्ट टू बी अ स्ट्रॉन्ग, क्या था पास्ट, मैंने बताया था डिटर्मिनेंट। ठीक है, सो वी कैन राइट पास्ट स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट ऑफ प्रेजेंट। ठीक है, कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो पता लगाते थे पास्ट को देख के, पास्ट उनका डिटर्मिनेंट फैक्टर था। लेकिन कार्ल रॉजर क्या बोलते थे, वो फोकस करते थे इंसान की प्रेजेंट सिचुएशन पे ही, उनको पास्ट को वो बीच में नहीं लेके आते थे। ठीक है, सो ही फोकस्ड ऑन पर्सन्स प्रेजेंट परसेप्शन। ठीक है, प्रेजेंट परसेप्शन का क्या मतलब हो गया कि हाउ वी लिव इन हियर एंड नाउ, कि आज हम कैसे रह रहे हैं, उस चीज के बारे में ये बात करते थे। ठीक है, आई थिंक ये वाली लाइन विजिबल नहीं हुई है, एक सेकेंड, लेट मी एडजस्ट दिस स्क्रीन। अच्छा, वो अभी देख लिया। ओके ठीक है, मैं ये एडजस्ट नहीं हो रही है, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख देती हूँ। ठीक है, सो कार्ल रॉजर्स की बात कर रहे थे हम, एंड फ्रॉइड की बात कर रहे थे। ठीक है, फ्रॉइड ने क्या बोला, पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो हमारा डिटर्मिनेंट है ऑफ प्रेजेंट। ठीक है, पास्ट टू बी अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट ऑफ प्रेजेंट। ठीक है, कि हमारा प्रेजेंट जो है वो
पास्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन कार्ल रॉजर ने क्या बोला कि सिर्फ प्रेजेंट में हम कैसे चीजों को परसीव कर रहे हैं ना, वही इंपॉर्टेंट है, बाकी पास्ट में जाने की जरूरत नहीं है। सो पर्सन्स करंट परसेप्शन, ठीक है। एंड इसके लिए इन्होंने क्या बताया कि हम आज में कैसे जी रहे हैं, हाउ वी लिव इन हेयर एंड नाउ, ठीक। ये इतना इन्होंने, इनका कंपैरिजन आ गया कि अब आपको समझ आने लग गया होगा थोड़ा थोड़ा कि कार्ल रॉजर किस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको कीवर्ड दिया था डिटर्मिनेंट फ्रूइड और बिहेवियरिज्म के केस में, वैसे ही कार्ल रॉजर या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में सबसे जो इम्पोर्टेंट बार बार आप वर्ड देखेंगे परसेप्शन, परसेप्शन का बहुत रोल है, ठीक है। हमने जो अपनी डेफिनेशन लिखी थी वहां पे भी आप देखो तो हाउ वी परसीव, कि हम कैसे चीजों को परसीव कर रहे हैं उस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो परसेप्शन इज अ की वर्ड हेयर, ये आप ध्यान रखना, ये मिस नहीं होना चाहिए इस थ्योरी में। ओके, सो अब हम करेंगे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में होता क्या है बेसिकली, ठीक। अब अभी तक तो बात की कि भाई वो कैसे परसीव कर रहे हैं चीज़ों को, वो डिपेंड करना चाहिए। अब इसमें और क्या पॉजिटिव चीज़ें उन्होंने ली, इन्होंने बोला कि एक इंसान के अंदर जो है फ्री विल होती है, ठीक है। उसकी अपनी टेंडेंसी होती है कि मैं कुछ अच्छा करूं। नेचुरली कोई इंसान होता है ना जो आया होता है धरती पे, वो अच्छे ही इरादे से आया होता है, ये इनका मानना था, ठीक है। एंड वो चाहता है कि मैं अपना बेस्ट करके जाऊं इस दुनिया में। ओके, सो इम्फेसिस वाज, ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वालों की थ्योरी थी। इम्फेसिस वाज गिवन ऑन द पर्सन एज ए होल, ठीक है। ये मैंने पहले ही बताया था आपको ये चीज शुरू में कि ऑन द पर्सन एज ए होल, एक पर्सन एज अ होल उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के मतलब पूरा आपको जो है इसमें ऑप्टिमिज्म देखने को मिलेगा। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, इनके बारे में ध्यान दिया जाता है। देन फ्री चॉइसेस, एक इंसान की क्या फ्री चॉइसेस हैं। पर्सनल ग्रोथ एक्सपीरियंसेस, ठीक है। एंड और क्या कह सकते हैं, ह्यूमन पोटेंशियल की, एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की हमने बात की तो ह्यूमन पोटेंशियल की इसमें बात होगी। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाती है। एंड क्या बताया मैंने कि हर एक इंसान जो है इनहेरेंटली या इनेटली, यानी कि जब वो बॉर्न होता है तो वो एक अच्छी गुडनेस के साथ ही बॉर्न होता है, उसके अंदर अच्छी ही चीजें होती हैं, वो कुछ दुनिया में बुरा करने के लिए नहीं आया होता, ठीक है। एंड इनहेरेंट गुडनेस ऑफ पीपल, ठीक है। तो अब देखो ये डेफिनेशन कि इट एम्फेसाइज हेयर, emphasis was given on the persons as a whole, पर्सन के एज ए होल उस पर ध्यान दिया गया, उनकी जो लाइफ में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे ध्यान दिया गया, फ्री चॉइसेस पे, पर्सनल ग्रोथ एक्सपीरियंसेस पे, एक ह्यूमन का क्या पोटेंशियल है, वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि नहीं अपने एक्शंस की, इन चीज़ों पे ध्यान दिया गया। और ये बताया गया कि इंसान शुरू में तो जब आता है तो वो अच्छा ही होता है, ठीक है, उसके अंदर कुछ गलत नहीं होता अपने प्रति या दूसरों के प्रति। तो ये इनकी धारणा थी, इनका मानना था अबाउट पीपल, ठीक। अब एक और इन्होंने क्या बात की कि ये सब चीजें तो होती हैं एक इंसान के अंदर, दूसरा एक इंसान का जो मेन गोल होता है वो क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव करना, ठीक है। सो इट एक्सप्लेन्स द ड्राइव ऑफ ए पर्सन टूवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब अपना फुल पोटेंशियल अचीव करना, कि मैं
दुनिया में क्या क्या कर सकता हूँ, कितना और अच्छा बन सकता हूँ, कितना बेहतर बन सकता हूँ इंसान, ठीक है। तो वो अचीव करना जो है यहाँ पे मेन गोल होता है अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ठीक। अब अप्रोच है तो ऑफ कोर्स इसमें थेरेपीज भी होंगी, है ना। तो थेरेपीज होंगी, तो थेरेपीज क्यों चाहिए होती हैं? कुछ ना कुछ मैलएडेप्टिव बिहेवियर आ जाता है। अब ये बताओ कि जैसे ये बोल रहे हैं कि ये होता है, इंसान सारा अच्छा अच्छा बता दिया, गुड थिंग अबाउट द ह्यूमन बीइंग। तो अब अगर इतना अच्छा है तो फिर मैलएडेप्टिव बिहेवियर कैसे आएगा उस इंसान के अंदर? सोचने वाली बात है। तो वो मैलएडेप्टिव बिहेवियर जो आएगा वो इन्हीं की, ये जो फैक्टर या ये जो इन्होंने चीजें बताई हैं, इन्हीं में कुछ गड़बड़ हुई ना तो आएगा। जैसे कि हमने बात की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ठीक है, कि एक इंसान अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, लेकिन सपोज अगर वो अपने एक्शंस की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बंद कर दे, ठीक, तो उसके जो बिहेवियर हैं वो मैलएडेप्टिव बिहेवियर में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। या फिर जैसे इन्होंने बात की इनहेरेंटली गुडनेस ऑफ पीपल, कि लोग असलियत में तो अच्छे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब धीरे धीरे वो सोसाइटी के कांटेक्ट में आना शुरू करते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के उनके एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, एंड कुछ लाइक अनवांटेड या बैड एक्सपीरियंसेस की, पेनफुल एक्सपीरियंसेस की वजह से जो है उनकी जो गुडनेस होती है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, एंड फिर जो बिहेवियर होता है उसमें इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो ये भी एक दो लाइन हम लिख सकते हैं इसकी, कि बिहेवियर कैसे इसमें यहाँ पे डिस्टॉर्ट होता है। सो एबनॉर्मेलिटी कैसे आती है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि एबनॉर्मेलिटी आएगी तभी तो हम उसको ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वाली थेरेपी से उसको ट्रीट करेंगे, है ना। सो व्हेन अ पर्सन रिफ्यूजेस, पहले तो हमने पढ़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात, सो वी कैन राइट व्हेन अ पर्सन refuses to accept पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा अगर अपने एक्शंस की, for their own actions and thoughts, own actions and thoughts, तो क्या होगा, एबनॉर्मेलिटी उनके बिहेवियर में आ जाएगी, चांसेस हैं। देन एबनॉर्मेलिटी रिजल्ट्स इन बिहेवियर, ठीक। एंड दूसरी बात क्या पढ़ी हमने कि इनेट नेचर तो गुड होता है, ठीक है, ह्यूमन नेचर इज इनहेरेंटली गुड, ह्यूमन नेचर इज इनहेरेंटली गुड। तो फिर क्या दिक्कत आएगी, बट द एडवर्स एक्सपीरियंसेस अगर खराब हो गए तो, बट द एडवर्स सोशल और साइकोलॉजिकल experiences during their growth can cause humans to deviate from their natural tendencies, ठीक है। जो नेचुरल टेंडेंसी क्या है, गुडनेस की, अच्छे इंसान वाली, तो वो क्या है, वहां से डेविएट होना यानी कि वहां से दूर होना शुरू हो जाते हैं, एंड इसकी वजह से क्या होता है, फिर एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, रिजल्टिंग इन एबनॉर्मल या फिर एग्रेसिव बिहेवियर, ठीक है। तो ये चीज हमने, ये दो पॉइंट्स हमने किस लिए पढ़े, ये दो पॉइंट्स हमने ये जानने के लिए पढ़े कि एबनॉर्मेलिटी कैसे आइडेंटिफाई होती है यहाँ पे,
कैसे मतलब कि एबनॉर्मेलिटी देखी जाती है कि क्यों एबनॉर्मल, अदरवाइज तो बहुत पेसिमिस्टिक, सॉरी ऑप्टिमिस्टिक बातें की इन्होंने कि इंसान बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा अपने लिए करना चाहता है, दूसरों के लिए करना चाहता है, ये सब ठीक है। लेकिन एबनॉर्मेलिटी कब आ जाती है, जब अगर वो अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले या फिर उसके जो है बैड एक्सपीरियंसेस हो जाए, ठीक है। तो आई होप ये अभी तक आपको ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बारे में ये क्लियर हुआ है कि कंसेप्ट क्या है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो हम बात यही कर रहे हैं कि एक इंसान जो है वो बहुत अच्छा इंसान है जब वो धरती पे आया है। अब उस इंसान के अंदर कुछ फ्री चॉइसेस हैं, फ्री विल है, एंड उसको जो है अपना फुल पोटेंशियल अचीव करना है इस पृथ्वी पे आके, ठीक है। तो ये इनकी अप्रोच है। अब इस अप्रोच में कैसे कैसे क्या चीजें मैटर करती हैं, अब और भी जैसे अब नॉर्मेलिटीज आती हैं या इश्यूज आते हैं एंजाइटी के या किस चीजों से रिलेटेड, वो हम अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि एक इंसान नेचुरली कैसा है, ठीक है, गुडनेस, एंड उसको अचीव क्या करना है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। नेचुरली उसकी ये टेंडेंसी है अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। अब इस प्रोसेस में यानी कि जो वो नेचुरली है उस चीज में, एंड जो उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव करना है, उस पूरे प्रोसेस में अगर कहीं कोई गड़बड़ हो रही है, ठीक है, तो वो इंसान को जो है इशू कॉज करेगी, एंजाइटी कॉज करेगी, टेंशन कॉज करेगी, इस टाइप से चीजें होंगी, एंड तब किसी के अंदर एबनॉर्मेलिटीज वगैरह आ जाती हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं इसका फर्स्ट कंसेप्ट इस थ्योरी में जो कि है सेल्फ एंड कॉन्ग्रुएंस, ठीक। सेल्फ एंड कॉन्ग्रुएंस की बात की कार्ल रॉजर्स ने, ओके। कार्ल रॉजर्स ने बात की सेल्फ एंड कॉन्ग्रुएंस की। अब सेल्फ कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, मतलब कि बैलेंस होना किसी चीज में ठीक ठाक। जैसे अगर आप हिंदी समझ सकते हैं अच्छे से तो तालमेल, आपने वर्ड सुना होगा है ना, तालमेल बिठाना किसी चीज में, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस, ठीक। जैसे आप क्या होता है कई बारी आप ये ऐसे बोलते हैं ना कि इस इंसान के साथ मेरा तालमेल अच्छा नहीं बैठता, यानी कि मैं उसके साथ उतना कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, है ना। तो तालमेल होना बहुत जरूरी है एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी के लिए। और सेल्फ का क्या मतलब है, अब सेल्फ इन्होंने कई तरीके से सेल्फ के ऊपर लाइट डालने की कोशिश की है। सेल्फ क्या होता है, किस तरीके से हमारा बनता है, कितने टाइप से हम सेल्फ को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ की या यूं कहें सेल्फ कंसेप्ट की बात की गई है। अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे ये टॉपिक, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर आपको यहाँ पे सेल्फ के बारे में जो भी इन्होंने चीजें बोली हैं वो क्लियर हो जाएंगी, तो ये थ्योरी जो है या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है ये आपको क्लियर हो जाएगी हमेशा के लिए। अब इन्होंने सेल्फ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्फ की बात की है, ठीक। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो सेल्फ है ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ, ओके। तो सबसे पहले आएगा हमारा ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ। एक बार पहले जो सेल्फ है उनको अच्छे से समझो कि इन्होंने क्या बोला है। ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ का मतलब क्या है कि जैसे ऑर्गेनिज्म से लिया गया है ये, ठीक है। बिल्कुल जो नेचुरल सेल्फ होता है वो ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ होता है कि हम हमारा जो ऑथेंटिक सेल्फ है, ठीक है, हम अंदर से क्या हैं, क्या हम फील करते हैं चीज़ों को, किन चीज़ों के प्रति हम अच्छा फील नहीं करते, किन चीज़ों के प्रति हम अच्छा फील करते हैं, क्या चीज़ें हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या हम डिनाई करते हैं। मतलब बिल्कुल ट्रू सेल्फ जो होता है वो होता है ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ, जिसमें कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वो आपके ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ को पता है कि आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, चाहे दिखाने के लिए आप कुछ भी दिखाओ, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ वो होता है जो कि आपका ट्रू सेल्फ होता है, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली अपनी डे टू डे लाइफ में या अपने इंडियन कल्चर में ऐसे बोल देते हैं ना कि इस टाइप से बोलते हैं कि सबकी अंतरात्मा को
सब पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो दैट अंतरात्मा जो कि सब सही जानती है, सब कुछ सच्चा जानती है, दैट इज ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ। ठीक है, उसको बिल्कुल सही पता है कि आप क्या हो क्या नहीं हो। सो इट इज बेसिकली योर ट्रू सेल्फ। अब उस अंतरात्मा को हम कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, कितनी उसकी सुनते हैं, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन वो समझने के लिए वो चीज आप ध्यान में रखो। तो ये हमारा सबसे ऑथेंटिक सेल्फ होता है, जो कि अगर उसको पसंद है ना पसंद है कुछ चीज, उन सबका जो है इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है इसको आइडिया होता है। ठीक, सो वी कैन राइट इट इज आवर ऑथेंटिक कोर। ठीक है, ये टर्म याद रखना, ऑथेंटिक कोर होता है ये हमारा। ऑथेंटिक कोर लिख सकते हो या फिर ऑथेंटिक सेल्फ लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो इसमें से। which includes all our feelings and experiences, whether denied or accepted। ठीक है, whether denied or accepted। ठीक, अब जैसे डिनाइड और एक्सेप्टेड की बात क्या आती है, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर कोई किसी के साथ बुरा कर रहा है कुछ, ठीक है, किसी को धोखा दे रहा है, किसी को मार रहा है, कुछ बुरा कर रहा है, तो वो अपने बैड बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए तो 50 रीजंस दे सकता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसने मेरे को ऐसे बोला, या वट एवर, कुछ भी तरीके से वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। लेकिन अंदर से उसकी अंतरात्मा को पता होगा कि मैं इसको धोखा दे रहा हूँ, या मैंने इसको जो है ट्रबल किया है, मैंने इसको मारा है, इस टाइप की चीजें जो है उसको अंदर से पता होगी। दैट इज दैट पर्सन ट्रू सेल्फ। ठीक है, जो कि कभी झूठ नहीं बोलता, कभी मिलावटी चीजें नहीं बोलता। ठीक है, तो वो जो पोर्शन है हमारे सेल्फ का, वो कहलाता है हमारा ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ, ट्रू सेल्फ। एंड उसे ना सिर्फ ये कि डिनाई मोड की, एक्सेप्टेंस भी, कि हाँ मैंने कुछ ये चीज कर दी, या फिर हाँ मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं इसमें ज्यादा है। अब हो सकता है कि जैसे असलियत में तो आप हो कि थोड़े रिजर्व के टाइप के, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि फ्रेंड्स के प्रेशर में आके या दूसरों को दिखाने के लिए हम जबरदस्ती पार्टीज में चले जाते हैं, या वहां पे ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश करते हैं, है ना। तो वो दिखाने को दिखाते हैं कि नहीं हम बड़े एक्सट्रोवर्ट हैं, या हम इंजॉय करते हैं गैदरिंग्स एंड ऑल, बट अंदर से क्या है, हमें पता है कि हम बहुत रिजर्व टाइप के हैं। ठीक है, तो जो हमारा इनर सेल्फ होता है, जो ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ होता है, वो एक ट्रू सेल्फ होता है, जो कि जैसे हम हैं वैसा होता है, उसमें कुछ मिलावट नहीं होती। ठीक है, आई होप ये चीज आप याद रखेंगे, इससे फिर आपको समझने में आसानी होगी। ठीक, अब जो ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ होता है इसके बारे में और क्या बोला उन्होंने, बोला कि ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ स्मार्ट भी होता है। ये कोई ऐसे ही नहीं कि मतलब कि कुछ भी चीज है। ये ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ हमारा पूरा इवोल्यूशन के साथ डेवलप हुआ है भाई। इंसान ने कहाँ से शुरुआत किया था कि धरती पे आया था, कुछ भी नहीं था, राइट। कहाँ केव्स में रहते थे इंसान, उसके बाद धीरे धीरे करके इन्होंने अन्न उगाना शुरू किया, खेती करनी शुरू की, फायर वगैरह का जो आविष्कार हुआ वो सब किया, अपनी डेवलपमेंट्स आई इंसान की लाइफ में। ठीक है, तो एक इंसान के ट्रू सेल्फ को पता है कि क्या उसके लिए जरूरी है, क्या उसकी प्रोग्रेस के लिए जरूरी है, क्या उसके लिए अच्छा है। अब जैसे शुरू में खाते तो फूड, जब केव में रहते थे तब भी फूड खाते थे, हंटिंग करके खाते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर उगाना शुरू किया जैसे अनाज वगैरह, उसके बाद फिर मसाले वगैरह शुरू किए। ठीक है, तो यानी कि इंसान को धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, और उसे पता है कि जैसे कि भूख लग रही है तो ये नहीं है कि सिर्फ उसे कुछ भी खाना है, जैसे कि पहले के जमाने में बिल्कुल जब नया इंसान धरती पे आया था, लेकिन उसे अब ये भी पता है कि उसे स्वादिष्ट खाना खाना है ना। तो वो अच्छे से आज जो रेसिपीज आज के टाइम में जैसे हम देखते हैं, क्या आज से इतने साल पहले जब इंसान शुरू में आया था वो था नहीं। तो ये कैसे आई है, डेवलप हुई है, कैसे हुई है, क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ को पता है कि मुझे क्या चाहिए। ठीक, तो ये उनका कहना था कि ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ जो है
वो गुड सेल्फ होता है और ट्रू सेल्फ होता है। ठीक है, आई होप ये इतना आपको ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ के बारे में क्लियर है। अब हम बात करते हैं अगले सेल्फ की। ठीक है, अगला सेल्फ है आपका सेल्फ कंसेप्ट। ठीक है, इसी के आधार पे जो है आपकी सेल्फ इमेज भी बनती है। ये आपका कंसेप्ट क्या है उसके आधार पे आप अपनी सेल्फ इमेज बनाते हो। अब सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है, वो तो हो गया हमारा ट्रू सेल्फ। ठीक है, सेल्फ कंसेप्ट मतलब कि कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देखो कंसेप्ट किसे कहते हैं हम। कंसेप्ट हम बोलते हैं किसी नोशन को, धारणा को। ठीक है, धारणा, नोशन। ठीक है, जो कि हम बनाते हैं। ठीक है, धारणा बनाई जाती है ना, धारणा कोई नेचुरल थोड़ी ना आती है किसी के अंदर कि मैं एक ऐसा नोशन लेके पैदा हुआ हूँ। नहीं, धारणा बनाई जाती है। तो ये सेल्फ कंसेप्ट वो है जो हम अपने आप को अपने बारे में बोलते हैं या दूसरों को दिखाते हैं कि हम क्या हैं। ठीक है, हमारी सेल्फ इमेज हम क्या प्रोजेक्ट करते हैं, हमारी अपने बारे में क्या धारणा है। तो ये होता है वो। अब ये क्या होता है, इसमें आती हैं हमारी परसेप्शंस। ठीक है, जो वर्ड मैंने आपको कीवर्ड दिया था, परसेप्शंस का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे आती हैं हमारी परसेप्शंस की कैसे तो हम अपने आप को परसीव करते हैं, कैसे हम दुनिया को परसीव करते हैं, वो चीज इसमें आ जाती है। और परसेप्शंस हमारी कैसे डेवलप होती हैं, सोचने वाली बात है। क्या हमारी परसेप्शंस हम अपनी बुद्धि से ही डेवलप करते हैं? नॉट ऑलवेज, बल्कि हमारी मैक्सिमम परसेप्शंस जो होती हैं वो इन्फ्लुएंस्ड परसेप्शंस होती हैं या वो गाइडेड परसेप्शंस होती हैं। अब जैसे एक छोटा बच्चा है, वो अपने घर में पैदा हुआ है, वो 1 साल 2 साल का है, उस टाइम पे उसका ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ फुली है उसके अंदर, लेकिन उसका कोई सेल्फ कंसेप्ट नहीं है। आप 2 साल के बच्चे को 3 साल या 3 या 4 साल के बच्चे को भी अगर आप अपने बारे में बताने के लिए कहोगे तो वो बहुत ज्यादा कोई सेल्फ कंसेप्ट से रिलेटेड या कुछ चीजें नहीं बताएगा आपको। लेकिन जैसे जैसे वो अपने उसकी लैंग्वेज डेवलप होगी, वो समझना चालू करेगा लैंग्वेज को, वो अपने पेरेंट्स के, अपनी सोसाइटी के, अपने आसपास के लोगों के जब कांटेक्ट में आएगा, वहां से चीजें पिक करेगा तो उसका परसेप्शन बनना शुरू होगा, है ना। वो चीजों को परसीव करने लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस तरीके से उसका परसेप्शन बिल्ड होगा। अगर उसको कोई गाइड ना करे, ठीक है, तो वो चलेगा अपने ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम अकेले तो रहते नहीं है, है ना। तो हम रहते हैं अपने पूरे पारिवारिक माहौल में या लाइक सोसाइटी में, ग्रुप्स में, जिस भी तरीके से है ना। तो आइसोलेशन में तो कोई है नहीं यहाँ पे। तो सेल्फ कंसेप्ट जो बनता जाता है वो परसेप्शंस के आधार पे बनता जाता है। एंड परसेप्शन जैसे जो आपके घर में ट्रेडिशन कल्चर या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होंगे, वही वो बच्चा उस तरीके से उन चीजों को लेगा या परसीव करेगा। ठीक, तो ये एक प्रकार का ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है आप अगर देखें तो, है ना। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी आ रहा है, नहीं, पूरा एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड चीज होती है। सो वी कैन राइट इट इज द ऑर्गेनाइज्ड consistent set of perceptions and beliefs about oneself। ठीक है, it is the central component of our total experience। it is the central component of our total experiences। ठीक है, ये क्या होता है, कंसिस्टेंट सेट ऑफ परसेप्शंस होता है। हमारी जो परसेप्शंस होती हैं वो भी आप देखोगे कि ऑलमोस्ट जो एक बार परसेप्शंस बन जाती हैं चीजों को लेके, वो फिर बहुत कम चेंज होती हैं। हमारे जो बिलीफ सिस्टम होता है वो बहुत कम टेंडेंसी होती है कि हम उसको चेंज करते हैं, है ना। तो ये एक तरीके का कंसिस्टेंट सेट ऑफ परसेप्शन एंड बिलीफ होता है हमारा अपने बारे में।
एंड ये हमारे एक्सपीरियंसेस से बनता है, ठीक है। अब क्या होता है कि इट इन्फ्लुएंसेस बोथ आवर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड एंड परसेप्शन ऑफ वन सेल्फ, ठीक। एक ये भी बात है इसमें कि मैंने बताया था कि वर्ल्ड के भी कैसे परसीव करते हैं और अपने आप को कैसे परसीव करते हैं, दोनों चीजें इसमें मैटर करती हैं। सो इट इन्फ्लुएंसेस both our perception of the world and perception of oneself, ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ या मैं दुनिया के बारे में क्या सोचती हूँ, वो बहुत हद तक इस चीज पर डिपेंड करता है कि मेरा सेल्फ कंसेप्ट क्या है ना। जैसे कि इसमें एग्जांपल्स क्या आएंगे, आई मी से रिलेटेड चीजें आएंगी आपकी, व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ, व्हाट आई वांट, है ना, व्हाट आई कैन डू। तो इस टाइप की जो चीजें आएंगी आपकी, वो आएंगी आपके इसमें सेल्फ कंसेप्ट में। ये किस टाइप की चीजें होती हैं, ये आपके आइडियाज होते हैं, आपकी वैल्यूज होती हैं, आपके परसेप्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके सेल्फ कंसेप्ट को बनाती हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि सेल्फ कंसेप्ट, ये अच्छे से अभी आपको क्लियर होगा कि जो ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ है वो तो है आपका रियल, नेचुरल, नॉट रियल, ट्रू सेल्फ, ठीक है। ट्रू सेल्फ है आपका ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल सेल्फ है, जिसके साथ आप बॉर्न हुए हो, जिसमें कि वो गुडनेस वाली बात की गई थी, है ना, कि एक इंसान जो है वो गुडनेस के साथ पैदा होता है। तो वो गुडनेस वाली जो चीज है वो आपकी ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ है। उसके बाद है एक आपका सेल्फ कंसेप्ट, ठीक है। सेल्फ कंसेप्ट क्या है कि जो आप आज की डेट में पर्टिकुलरली अपने बारे में, दुनिया के बारे में जो सोचते हो, जिस हिसाब से आप रह रहे हो, जो चीज आपको आपकी डे टू डे लाइफ चला रही है, वो आती है आपकी सेल्फ कंसेप्ट, ठीक है। सेल्फ कंसेप्ट को हम रियल सेल्फ भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड ध्यान रखना कि गलती से मैंने ऑर्गेनिज्मिक को रियल बोल दिया था, इट इज ट्रू सेल्फ। और सेल्फ कंसेप्ट या सेल्फ इमेज जो है आपका, दिस इज योर रियल सेल्फ। रियल मतलब एक्चुअली जिस चीज में आप जी रहे हो, ठीक है। आपका सच कुछ और हो सकता है, आपकी रियलिटी कुछ और हो सकती है, तो ये चीज ध्यान रखें। ओके, तो आई होप आपको ये सेल्फ कंसेप्ट एंड ये जो है ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ क्लियर हुआ है। अब इसका एक एग्जांपल करते हैं। हाँ, तो ये रियल सेल्फ इमेज को मैंने यहाँ पे लिख दिया है रियल सेल्फ। तो अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। ओके, सो ये एक बच्चा है, ठीक है। आई नो कि थोड़ा सा ये लेक्चर शायद लंबा जाएगा, बट ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, एंड इसको अगर बीच में ब्रेक करेंगे तो फिर समझना आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं इस बच्चे के सेल्फ कंसेप्ट की, ठीक है। और हम बात करते हैं इसके ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ की। तो अब सपोज करो ये बच्चा अभी फिलहाल है 7 साल का, ठीक है। तो किसी हद तक इसे पता है सेल्फ कंसेप्ट क्या है, ये इसको हम बोले माई सेल्फ का ऐसे लिखो, तो ये उसमें कम से कम 10 चीजें तो लिख देगा, ठीक है। तो सपोज हमने इस बच्चे को यही एक्टिविटी दी कि ये 7 साल का बच्चा है और ये इसको बोला कि भाई अपने बारे में माई सेल्फ का ऐसे लिखो। तो ये बच्चा क्या लिखता है, ये बच्चा लिखता है कि आई एम XYZ, जो भी इसका नाम है, ठीक है, वो लिख देगा। उसके बाद ये क्या लिखेगा कि आई एम गुड एट मैथ्स। ये एक एग्जांपल ले रही हूँ कि सपोज इस बच्चे को बोला हमने लिखने को और ये सब बातें लिख रहा है अपने बारे में, आई एम गुड एट मैथ्स। और ये लिख रहा है कि आई एम अ बिग बॉय, आई डोंट क्राई ओवर लिटिल थिंग्स, ठीक है।
मैं भाई बड़ा ग्रोन अप हो चुका हूँ अभी, और मैं छोटी मोटी चीजों पे रोता नहीं। अब ये तो भाई ये, अब फ्यूचर क्या है, आई वॉन्ट टू बिकम, आ चलो क्रिकेट की बात चल रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर ये बनना चाहते हैं, एन इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर। ठीक है, ये बात ये बोल रहा है। इसको माई सेल्फ कैसे लिखने के लिए बोला, तो इसने ये सब बातें लिखी। ठीक, अब बात करते हैं थोड़े इसके फ्लैशबैक में जाते हैं, जब ये 5 साल का था, जब इसका ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ अच्छे से काम कर रहा था। उस टाइम पे अगर हम इस बच्चे से बातें करते, तो उस टाइम या फिर उस टाइम पे इस बच्चे के अपने बारे में थिंकिंग क्या थी वो बताते हैं, जब तक कि इसका सेल्फ कंसेप्ट नहीं फॉर्म हुआ था। तब भी ये बोलता था आई एम एक्स वाई जी, ठीक है जी, पेरेंट्स ने नाम दे दिया तो इसको पता था। मैथ्स में अच्छा परफॉर्म करता था ये उस टाइम पे भी, छोटे बच्चे के प्लस माइनस के सम्स तो होते ही हैं, तो अच्छा ही मैथ्स कर रहा था। सो ही न्यू कि इंटरेस्ट भी आता था, तो मैथ्स इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, एंड वो अच्छा भी है इस चीज में। अब और क्या था, अब ये इतना छोटा बच्चा था 5 साल का, ये क्या होता था ना, ये कहीं भी खेलता था, गिरता था, इसको चोट लग जाती थी तो ये रोने लग जाता था। बच्चों के साथ खेलने जाता था, किसी बच्चे ने कुछ बोल दिया, धक्का दे दिया, तो ये रोने लग जाता था। तो ये बच्चा जो है काफी ऐसे इस टाइप से करता था बिहेव, जो कि नेचुरल है, हर बच्चा करता है। तो इसके पेरेंट्स क्या बोलते थे, नहीं नहीं अब आप बड़े हो गए हो, रोना नहीं, छोटी छोटी चीजों पे नहीं रोना। या जैसे सपोज कुछ चीज गुम हो गई है ना, स्कूल में पेंसिल गुम हो गई, कुछ हो गया, तो इसने रोना, क्राई करना शुरू कर दिया। छोटे छोटे इमोशंस जो किसी भी बच्चे के अंदर होते हैं, तो ये रो देता था। तो पेरेंट्स ने जो है इसको बोलना शुरू किया कि नहीं नहीं, यू आर अ बिग बॉय नाउ, डोंट क्राई ओवर लिटिल थिंग्स। यूज टू क्राई अर्लियर, यूज टू क्राई टू शो इमोशंस। ठीक है, ये अपने इमोशंस दिखाने के लिए बच्चा रो पड़ता था। अब किसी बच्चे की पेंसिल गुम हो रही है, वो रो रहा है, ये उसके लिए बड़ी बात थोड़ी, मतलब नॉर्मल बात है ना। हम अब इतने बड़े हैं, तब हम कह सकते हैं आज की डेट में हमारी पेंसिल गुम हुई तो हम ना रोएं, ठीक है। लेकिन उस स्टेज पे उस बच्चे की उस चीज को उसे ना सिखाया गया, वो चीज अच्छे से रिजॉल्व नहीं की, उसको समझाया नहीं गया, बट उसके अंदर ये एक चीज इंड्यूस कर दी कि नो, यू आर अ बिग बॉय, डोंट क्राई ओवर लिटिल थिंग्स। तो उस बच्चे को सीधा सीधा ये समझ आया कि मुझे रोना नहीं है, दैट्स इट। क्यों नहीं रोना, क्यों इमोशन शो नहीं कर रहे, उसको नहीं पता। यहाँ पे वो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ के बीच में उसने अपनी जो ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ थी उसको चेंज कर दिया। ठीक है, अब उसे ये भी नहीं पता कि उसने चेंज क्यों किया, क्योंकि उसे ये चीज सिखाई गई सिंपली। ठीक है, यहाँ पे इसके गैप आ गया। अब यहाँ पे वो इमोशंस शो नहीं कर रहा, नॉट शोइंग इमोशंस। ठीक है, क्यों, क्योंकि पेरेंट्स ने उसको इस हिसाब से उसको ट्रेन किया, या ये बात उसके मन में डाल दी कि भाई अब आप बड़े हो गए हो, ऐसे रोते नहीं है। इंस्टेड कि ये समझाने के कि बेटा कोई नहीं, पेंसिल गुम हो गई, इट्स ओके, वी विल बाई अनदर, इसके लिए आप परेशान मत हो, है ना। या जिस भी तरीके से समझाना चाहते, वो वैसे नहीं समझाया गया उसको, बस हर बात पे मन में ये बात डाल दी कि यू आर अ बिग बॉय, डोंट क्राई। तो इससे क्या हुआ कि ये इंसान जब बड़ा होता जाएगा, क्या इसने क्राई को इस चीज से नहीं जोड़ लिया कि रोना तो जो है वो छोटे बच्चों की टेंडेंसी होती है। बड़ा जैसे आप होते जाते हैं, अभी तो 7 साल का बिग बॉय है ये, जब और 15 20 25 साल का होगा तो कितना बड़ा होगा, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं रोएगा, किसी भी इमोशन को नहीं शो करेगा। तो इसके जो बिहेवियर में टेंशन नहीं आ जाएगी इस चीज को लेके, है ना। ये अपने ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ से, जहां पे ये इमोशन शो कर रहा था, वहां से कितना दूर जा चुका होगा अपने इस सेल्फ कंसेप्ट की वजह से। तो इस वजह से फिर यहाँ पे इस गैप की वजह से क्या होएगी, टेंशन आनी शुरू हो जाएगी, टेंशन आनी शुरू हो जाएगी, फिर एंजाइटी बन जाएगी। तो इस तरीके से जो है फिर बिहेवियर जो है उसमें एबनॉर्मेलिटी आनी शुरू हो जाती है। एंड ये एग्जांपल हम अपने डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं। एंड ये जो क्राई वाला या नॉट शोइंग द इमोशंस है, ये अगर हम एग्जांपल देखें तो ये तो बहुत वाइडली विजिबल है हमारी खुद की इंडियन कल्चर में, सोसाइटी में, या
ऑल ओवर द वर्ल्ड भी, कि स्पेशली जो पुरानी जनरेशन के जो मेल्स होते थे, वो हमेशा रो के नहीं कभी दिखाते थे, इसको वो अपनी स्ट्रेंथ समझते थे। एंड उसकी वजह से आज की डेट में उन लोगों की जो मेंटल हेल्थ है वो कितनी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। तो ये हम देख सकते हैं एग्जाम्पल, क्यों? क्योंकि वो अपने ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ से बहुत दूर जाते गए ओवर द टाइम अपने सेल्फ कंसेप्ट की वजह से। ठीक, अब ये तो बात हो गई इस वाले पॉइंट की। अब नेक्स्ट बात करें, अगला पॉइंट क्या है। अब इस 5 साल के बच्चे को आप जाके पूछोगे कि आप क्या प्रोफेशन चूज करोगे, आप क्या बनोगे बड़े होके, उसको क्या पता क्या बनना है क्या नहीं बनना। उसने क्या मतलब चीजें देख ली कि क्रिकेट क्या होता है या क्या चीज क्या होती है। इनफैक्ट वो मैथ्स में बहुत अच्छा है, मैथ उसे इंटरेस्टिंग लगता है, तो हो सकता है कि इस टाइम पे वो कुछ ऐसा बोलता कि मैं चाहता हूँ कि मैं जिंदगी भर मैथ्स पढूं, है ना, मैं बस सारे दिन रात मैथ्स पढ़ता रहूं, इस टाइप की वो चीज बोलता अबाउट हिज गोल्स या प्रोफेशन। लेकिन 7 साल की एज तक आते आते उसने अपना एक एम बना रखा है कि आई वॉन्ट टू बिकम एन इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर। ये हो सकता है कि उसके अंदर इंड्यूस आया किया गया हो, कहाँ से? या तो थ्रू द पेरेंट्स या थ्रू द जो हमारी सोसाइटी है, जो इतना ग्लैमरस चीजों को बना के दिखाती है कि आधे से ज्यादा बार तो हमें ये नहीं पता होता कि वो हमारी चॉइस है या हम दुनिया में उस चीज को देख देख के उसको अपनी चॉइस बना के बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से इस बच्चे ने बना लिया कि आई वॉन्ट टू बिकम एन इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर। हालांकि यहाँ पे कहीं पे भी उसकी कोई टेंडेंसी ऐसी नहीं दिख रही कि उसे क्रिकेट में इंटरेस्ट है या वो क्रिकेट खेलता भी है या वो बहुत अच्छा खेलता है, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक जो उसके बारे में पता चला है। कुछ अच्छा एप्टीट्यूड वो है उसका टुवर्ड्स मैथ्स, ठीक है, उससे रिलेटेड उसकी कोई फ्यूचर की प्लानिंग नहीं है। तो ये उसका सेल्फ कंसेप्ट है वही, और ये उसका ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ है। तो यहाँ भी देखो कि उसको पता नहीं है कि अभी वो क्या प्रोफेशन या क्या गोल चूज करेगा। तो ये जो ऑलरेडी अपना एक मान के बैठा है कि मुझे ये बनना है, इस चीज में भी गैप आ जाएगा, ठीक है, एंड अगेन सेम चीज हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर क्या आपके ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ एंड सेल्फ कंसेप्ट में तालमेल बैठा? नहीं बैठा इस चीज में, है ना, तो नो तालमेल, तो ये कॉन्ग्रुएंसी जो है ये अचीव नहीं हो पाएगी। और कॉन्ग्रुएंसी अचीव नहीं हो पाएगी तो माल एडजस्टमेंट होगी, कंफ्यूजन आएगी लाइफ में, और जो है एबनॉर्मल बिहेवियर की टेंडेंसी रहेगी। ठीक, अगर तो हमें ये ठीक कैसे हो सकती है? अगर तो एक नॉर्मल पर्सन है जो कॉन्ग्रुएंट पर्सन है यानी कि फ्लेक्सिबल पर्सन है, अगर तो आप फ्लेक्सिबल हो तो आप इन चीजों को देख सकते हो। सपोज अगर आप बिल्कुल ही चीजों को रिजिडली फॉलो करोगे कि नहीं नहीं ये तो मैं ऐसे ही रिजिडली फॉलो करूंगा, ठीक है, मैं नहीं रोऊंगा, मैं इमोशंस नहीं दिखाऊंगा, तब तो ये चीज ठीक नहीं हो सकती, तब तो ये एबनॉर्मेलिटी रिजल्ट करके आएगी। लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल हो, आप देखते हो, जैसे बड़े होते हो, खुद अपना पर्सपेक्टिव लेके आते हो, एंड या फिर दूसरों से सीख के सुन के समझ के आप देखते हो कि नहीं यार, इमोशंस अगर अंदर मैं रिप्रेस करूं तो मेरे को इतनी डिफिकल्टी होती है, समटाइम्स आई शुड एक्सप्रेस। तो फ्लेक्सिबल अगर इंसान है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो देर आर चांसेस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक, अदरवाइज तो फिर वो इनकॉन्ग्रुएंट हो जाएगी चीज, ठीक है, ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ एंड सेल्फ कंसेप्ट में इनकॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी, इनकॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी, और जितना इनमें गैप होगा उतनी ज्यादा इनकॉन्ग्रुएंसी होगी, और उतना ही ज्यादा जो है टेंशन, एंजाइटी या एबनॉर्मेलिटी से रिलेटेड इश्यूज आएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ एंड सेल्फ कंसेप्ट के बारे में चीजें क्लियर हुई हैं। अब हम चलते हैं अपनी अगले टॉपिक की तरफ या अगले सेल्फ की तरफ इसमें, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि जो सेल्फ कंसेप्ट है उसी से हमारी सेल्फ इमेज निकल के आती है, ठीक है। तो जो हमारी सेल्फ इमेज है इट इज अ रिजल्ट ऑफ अवर सेल्फ कंसेप्ट। बस सेल्फ कंसेप्ट थोड़ा क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हो वाइडर लेवल पे चीज है। सेल्फ इमेज क्या है, उसकी समरी है, ठीक है, बहुत उस लेवल पे। तो अब सेल्फ इमेज जो होगी इट विल बी रिलेटेड टू सेल्फ कंसेप्ट। अब एक और आता है इसमें हमारा आइडियल सेल्फ, ठीक है, आइडियल सेल्फ।
अब देखो, हमने बात की थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है अपना पोटेंशियल अचीव करना, कि हम क्या कर सकते हैं लाइफ में, उस टाइप से। आइडियल सेल्फ क्या होता है? जो हम अचीव करना चाहते हैं, हमने कुछ अपना आइडियल एक इमेज बना ली होती है कि ये चीज मुझे, ये टारगेट मुझे अचीव करना है, ठीक है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और आइडियल सेल्फ एक चीज नहीं है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। पहली बात तो ये, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हम तब अचीव कर सकते हैं जब हम अपने ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ के ऊपर कंसंट्रेट करें, ठीक है। क्योंकि वो ही है एक ऐसी चीज है जो कि बनावटी नहीं है, मिलावटी नहीं है, और उसी के थ्रू हम अपना हाईएस्ट पोटेंशियल, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है, अचीव कर सकते हैं। ओके। अब आइडियल सेल्फ क्या होता है? आइडियल सेल्फ वो चीज होती है जो हम बनना चाहते हैं, जो हम आप देखना चाहते हैं कि हम ये बने। तो अब वो कहाँ से आएगी? वो सेल्फ इमेज से आएगी, ठीक है। कि पर्टिकुलर हमारी सेल्फ इमेज आज की डेट में ये है, और हम आइडियली ये बनना चाहते हैं। सो इट इज what the person would like to be, ठीक है। अब ये अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। सेल्फ कंसेप्ट या सेल्फ इमेज जो है वो एग्जिस्टिंग चीज है ना। और वो सेल्फ इमेज को मैंने और क्या बोला था, रियल सेल्फ है, यानी कि वो आपका आपकी असलियत है, ठीक है, इस दुनिया में। कि जो आपकी सेल्फ इमेज है वो आपकी असलियत है। ये वो चीज है, जो सपना है, जो आप अचीव करना चाहते हो। और जो ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ है वो आपका सच है, ठीक। सो यहाँ पे हम अब सेल्फ इमेज कॉन्ग्रुएंसी की बात आ रही है ना, सेल्फ एंड कॉन्ग्रुएंस। तो यहाँ पे हम सेल्फ इमेज एंड आइडियल सेल्फ के बीच का एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे आपको ये समझ आएगा। अब हम उसी बच्चे की बात करेंगे जो पीछे हम बच्चे की बात करी थी, ताकि एक कंसेप्ट उसी लाइन में आपको क्लियर हो जाए। अब इस बच्चे का क्या था आइडियल सेल्फ, के एक इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर बनना है, ठीक है। अब बहुत सारी और भी चीजें हो सकती हैं कि भाई मुझे एक बड़ा घर खरीदना है, बड़ी गाड़ी खरीदनी है, ये सब चीजें भी होंगी। बट मेन जो इसका आइडियल सेल्फ है वो है इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर, या वनडे क्रिकेट मैच जो भी है वो बनना है इसको, इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर, ये इस बच्चे को बनना है। अब ये बच्चा बड़ा हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल ये 15 साल की एज में आ चुका है, जहाँ पे बच्चे आराम से अपने करियर को और इन सब चीज़ों को चूज करने लग जाते हैं, ठीक है। अब बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी रिच हैं, ठीक है। और पेरेंट्स ने ये सपोज करो कि उसको बचपन से इंड्यूस की है ये चीज़, एंड उसने भी बाहर जो भी लाइमलाइट देखी है क्रिकेट से रिलेटेड, उस चीज़ को उसने भी काफ़ी अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो पेरेंट्स काफ़ी रिच हैं, तो पेरेंट्स ने अच्छी सी कोचिंग में डाल दिया बच्चे को, है ना। तो अब ये बच्चा वहाँ जाता है, और जैसे मैथ्स में तो अच्छा था, मैथ्स तो इसका निकल ही गया दिमाग से कि मैथ्स में भी मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। वो तो इसके ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ को ही पता है कि भाई ये मैथ्स में बहुत अच्छा बच्चा है। अब ये क्या बोलता है, इसने अपनी एक जो सेल्फ इमेज है ना, वो कैसी बना रखी है, यानी कि दुनिया को क्या बताता है ये, इसने अपने आप को परसेप्शंस ये दिया हुआ है, अपनी धारणा बनाई हुई है कि आई एम एन एक्सीलेंट प्लेयर, ठीक है, मैं एक एक्सीलेंट प्लेयर हूँ। ये इसने दुनिया को दिखा रखा है, क्योंकि भाई महंगे से महंगी कोचिंग में जाता है, ठीक है, टूर्नामेंट्स वगैरह खेलता है, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स यूज करता है, और इसने ये बना रखा है। लेकिन इसको अंदर ही अंदर पता है कि ही इज एवरेज प्लेयर, ठीक है, एवरेज परफॉर्मर, एंड ही डोंट प्रैक्टिस मच, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस नहीं करता जितनी कि रिक्वायर्ड है एक बहुत अच्छे लेवल का प्लेयर बनने के लिए, ठीक है। तो ये उतनी प्रैक्टिस नहीं करता, लेकिन इसको ये भी पता है कि कितनी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसको ये चीज असलियत पता है, ठीक है। इन चीजों को ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ के साथ मत करना। ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ का तो ये टॉपिक ही नहीं है इसके लिए, क्योंकि ये क्रिकेट का कोई मतलब नहीं था, ठीक है। यहाँ सेल्फ इमेज की ही बात हो रही है। सेल्फ इमेज में ही देखो, एक तो ये है कि ये बना के बैठा है कि मैं एक्सीलेंट प्लेयर हूँ, ठीक है, ये दिखा रहा है दूसरों को,
लेकिन असलियत में जो इसकी रियलिटी है वो ये है कि ये एक एवरेज प्लेयर है, ये उतनी प्रैक्टिस भी नहीं करता जितनी चाहिए होती है। लेकिन ये जो फीलिंग्स है ना, ये रियल फीलिंग्स तो हैं, लेकिन ये फीलिंग्स इसके लिए अच्छी नहीं है। ये फीलिंग्स के बारे में जब ये कॉन्शियसली सोचता है ना, तो ये इसको टेंशन देती हैं, इसको एंजाइटी देती हैं। क्यों देती हैं? क्योंकि अगर ये एवरेज प्लेयर है, उतनी प्रैक्टिस भी नहीं करता, तो फिर ये अपना आइडियल सेल्फ कैसे अचीव कर पाएगा? अगर इस चीज के बारे में, इस चीज को ये कॉन्शियसली सोचेगा, इतना इस पर दिमाग लगाएगा, तो इसको तो टेंशन हो जाएगी कि हाय मेरे को तो उतना अच्छा आता ही नहीं, मैं तो अच्छा एक इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर बन ही नहीं पाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे फिर इसका जो गैप है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी फिलहाल अगर तो सपोज करो ये एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, एक्सेप्टेंस आ जाती है इस चीज की कि मैं अच्छा प्लेयर नहीं हूं और मैं प्रैक्टिस भी ज्यादा नहीं करता, तो कुछ ना कुछ करके वो इस गैप को, ये जो इतना ज्यादा गैप है, इसको फिल करने की कोशिश कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है ज्यादा, और ज्यादा टाइम डिवोट कर सकता है ना, अपनी हेल्थ पे, फिटनेस पे। एंड इस गैप को धीरे धीरे करके ये जो है फिर भी किसी तरीके से अचीव करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर ये अपनी इन रियल फीलिंग्स को, जो कि ये जो इसको पता है कि मैं प्रैक्टिस नहीं करता उतनी, अगर इस चीज को एक्सेप्ट भी ना करे, ये बोलता रहे कि नहीं मैं तो रिक्वायर्ड प्रैक्टिस करता हूँ, तो क्या होगा? ये गैप जो है और इंक्रीज हो जाएगा, ये इधर आने की बजाय चीजें इधर चलती जाएंगी, ये गैप और ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा और इसको अचीव करना इसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। एंड जब हम अपने आइडियल सेल्फ को अचीव नहीं कर पाते हैं, तो उससे जो है अगेन एबनॉर्मेलिटीज के चांसेस हो जाते हैं। अच्छा, अब ये जो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा रियल फीलिंग्स को, तो फिर ये दिखा कैसे रहा है? ये दिखाता है थ्रू डिफेंस मैकेनिज्म्स, ठीक है। याद है ना, हमने फ्रूइड के केस में भी पढ़ा था, डिफेंस शो करता है ये डिफेंस मैकेनिज्म कैसे शो करेगा? या तो ये डिनाइल मोड में चला जाएगा, है ना, या रिप्रेस करेगा उस चीज को, या रैशनलाइजेशन करेगा, यानी कि भाई दोष खुद का है लेकिन किसी और का बता देगा। जैसे कि मैच हार गया तो ये नहीं कहेगा कि मैंने प्रैक्टिस अच्छी नहीं की थी, ये कहेगा पिच खराब थी या मेरे साथ चीटिंग हुई, वॉट एवर, ठीक है। तो इस टाइप के ये एग्जाम्पल्स लेके अपनी जो इमेज है, सेल्फ इमेज जो इसने दिखा रखी है सबको, उसको बरकरार रखने की कोशिश करेगा कि मैं तो अच्छा प्लेयर हूँ, अब कुछ अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो उसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है। यानी कि ये डिनाइल मोड में जी रहा है। हमने, अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है कुछ, तो मैं एक बार ही बताती हूँ कि जो हमने ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ किया था, ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ क्या है? ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ अपन बिल्कुल भी डिनाइल मोड में नहीं जीता है, ये एक्सेप्ट करता है कि भाई मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, लेकिन इसका जो सेल्फ इमेज है वो ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि भाई मैं अच्छा प्लेयर नहीं हूँ इतना, ठीक है, मैं एवरेज प्लेयर हूँ और मैं उतनी प्रैक्टिस नहीं करता, इसकी सेल्फ इमेज ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, ठीक है। अब ये एक्सेप्ट अगर करने को तैयार नहीं है, तो ये कैसे ओवरकम कर रही है उस चीज को? डिफेंस मैकेनिज्म्स के थ्रू। अगर तो वो एक्सेप्ट कर लेगा इस चीज को, ठीक है, इन अ हेल्दी वे, तब तो वो अपने आइडियल सेल्फ की तरफ जा सकता है। लेकिन वो इसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा एंड उसको ये चीज एंजाइटी देती है जब वो सोचता है, तो वो वहां पे डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है उनको सप्रेस करने के लिए, उन फीलिंग्स को। एंड इससे क्या हो रहा है फिर? वो अपनी जो आइडियल सेल्फ है उससे और भी दूर जाता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी अचीव होगी? नहीं होगी, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगी? इनकॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी, ओके। तो इनकॉन्ग्रुएंसी आएगी तो मेंटल हेल्थ के इश्यूज आएंगे, बिहेवियर्स में इशू आने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से ये चीज होती है। अब जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है एक पोजेसिव पर्सन का। सपोज एक कोई पोजेसिव पर्सन है, वो एक किसी ग्रुप में है और वहां पे उस टाइम पे किसी सोशल कॉज के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। अब वो कंजूस है इंसान, ठीक है, वो अपने जेब से 100 रुपए भी ना दे, लेकिन ही इज अमंग द रिच पीपल ऑफ दैट सोसाइटी, और वहां पे जो उससे
कम वेल्दी पर्सन है, वो भी सपोज अगर 5,000 10,000 रुपीज तक कुछ दे रहे हैं, तो अब उसको लगता है कि मेरी ये इमेज पे बात आएगी कि मैं उतना उदार, उतना जनरस पर्सन नहीं हूँ। तो वो क्या करेगा, उस इमेज को बना के रखने के लिए, उस सेल्फ इमेज को बना के रखने के लिए, वो भी किसी ने 10 दिए हैं तो वो उससे और +1 करके दे देगा, 11,000 12,000 करके वो पैसे जो है डोनेट कर देगा वहां पे। लेकिन अंदर ही अंदर, क्योंकि उसकी जो रियल चीज है वो तो है कंजूस बने की, ठीक है। अब उस चीज को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया वहां पे, क्योंकि उसको दिखाना था कि मैं जनरस पर्सन हूँ। तो इससे क्या आएगा, एंग्जाइटी पैदा होगी, टेंशन पैदा होगी, है ना। एंड वो वैसा है नहीं जो ऐसा उसने बन के दिखाया, तो उसमें गैप है उस चीज में। इसकी वजह से क्या होगा कि इनकॉन्ग्रुएंसी आएगी उसकी सेल्फ इमेज में और उसके आइडियल सेल्फ में, ठीक है। बाकी ये जो मैंने एग्जांपल इस बच्चे का दिया, आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ ये आपके समझने के लिए। इसमें और कुछ है नहीं। अभी आपको आई थिंक ये समझ आ गया होगा। एक बार मैं आपको समरी के तौर पे ये चीज बता देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये दिक्कत ना आए। मेन बात क्या की है कि हमारी सेल्फ इन्होंने बताई 3 टाइप की, ठीक है। ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ, हमारा सेल्फ कंसेप्ट, या हमारी सेल्फ इमेज, ठीक है। सेल्फ कंसेप्ट और सेल्फ इमेज में कोई ऐसा अंतर नहीं है। बस आप ये सोच लो कि सेल्फ कंसेप्ट जो है वो एक बड़ी चीज है जो कि बहुत डिटेल्ड में है। सेल्फ इमेज आपकी उससे निकली हुई समरी है, ठीक है। तीसरा सेल्फ आया आपका आइडियल सेल्फ, ठीक। ये 3 सेल्फ हमने पढ़े। अब इन्होंने क्या बोला था कार्ल रॉजर्स ने, कि हमारी जो नेचुरल टेंडेंसी होती है वो रहती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, ठीक है। मैं एक बार समरी आपको लिख के ही बता देती हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो। एंड इसमें साथ में मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगी, अगर आप वो कर पाए तो अच्छी बात है। क्या बोला इन्होंने सेल्फ से रिलेटेड, ये बच्चा है, इसके 3 सेल्फ हैं भाई जो इन्होंने बोले, ठीक है। ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ, फिर आ गया आपका सेल्फ इमेज, फिर आ गया आपका आइडियल सेल्फ, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कार्ल रॉजर्स ना, वैसे इंसान की क्या टेंडेंसी होती है कि इंसान एक ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ के रूप में पैदा हुआ होता है, जो कि गुड होता है, गुडनेस होती है उसमें, ठीक है। एंड वो यहाँ से उसके अंदर क्या होता है, फ्री विल होती है, गुडनेस होती है, वो अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, वो अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करना चाहता है। यहाँ से जो जाएगा उसका मकसद, वो जाएगा टुवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। बस एक जो नेचुरल इंसान होता है उसका तो जो रोल होता है वो ये होता है। लेकिन क्या होता है, जब हम आते हैं सोसाइटी के कांटेक्ट में, अपने पेरेंट्स के कांटेक्ट में, सबके कांटेक्ट में जब आते हैं, तो हमारा सेल्फ कंसेप्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। उससे निकल के आती है हमारी सेल्फ इमेज, ठीक है। अब सेल्फ इमेज हमारी बेस्ड होती है परसेप्शंस पे। परसेप्शंस हमारे अपने क्या हैं, हमारे वर्ल्ड के बारे में क्या परसेप्शंस है, उन पे ये बेस्ड होती है। परसेप्शंस पे होती है, बिलीव्स पे बेस्ड होती है, ठीक है। फिर एक आता है हमारा आइडियल सेल्फ, जो कि हम बनना चाहते हैं। अब हम दुनिया में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, वो भी मोस्टली जो है कहाँ से आती है चीज, दूसरों से ही आती है, या क्या दुनिया में चल रहा है उसको देख के आती है, ठीक है। तो अगर तो हमारा ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ, सेल्फ इमेज, यहाँ पे अगर गैप है, या ये चीजें जो है ये इनके साथ तालमेल नहीं खाती, तो इनकॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी। या फिर जो हमारी सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ है वहां पे तालमेल नहीं खाती, तो भी इनकॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी, है ना। और इससे क्या होगा, इनकॉन्ग्रुएंसी से हमारे माल एडेप्टिव या एबनॉर्मल सिचुएशन आ जाएगी हमारे बिहेवियर में, ठीक है। जैसे इस बच्चे का हमने क्या एग्जांपल दिया था, जब ये इसका ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ था तो ये क्या था कि ये अपने इमोशंस शो करता था और ये मैथ्स में अच्छा था। मोटी मोटी ये 2 चीजें थी, ठीक है। सेल्फ इमेज आते आते इसने मैथ्स को अच्छा तो बोला कि हाँ ठीक है मैं मैथ्स में अच्छा हूँ,
लेकिन इसने बोला कि इमोशंस शो नहीं करता मैं, क्योंकि मैं बिग बॉय हूँ और मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक तो इसका जो मैथ्स जो चलता आ रहा था वो जिसका यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ पे इसने एक अलग ही सपने देख लिए जिसको इसने क्रिकेटर का नाम इसने दिया, वो आ गया। दूसरा इसने इमोशंस जो है वो खत्म कर दिए। तो ये अपनी ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ से तो ओरिजिनली कितनी ही दूर जा चुका है ना, इस आइडियल सेल्फ को अचीव करने के लिए सोचने वाली बात है। तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो और जो गैप बनता जा रहा है, उसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा टेंशन एंजाइटीज जो है इंसानों को होती हैं। ठीक है, आप खुद देखो कि आप अब आप ये होमवर्क जो है ना वो आपके लिए ये है कि आप अपने ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 5 पॉइंट्स आप लिखो। पहले लिखो सेल्फ इमेज के। ठीक है, सेल्फ इमेज के पॉइंट्स लिखो कि मोटे मोटे पॉइंट्स जो कि अगर आज की डेट में आप सपोज किसी इंटरव्यू में जाते हो एंड कोई आपसे पूछता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो उसमें 5 सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप क्या बताओगे वो लिखो एक पेपर पे। उसमें से फिर आप देखो ध्यान से, उस पर सोचो अच्छे से कि इनमें से कौन सी चीजें हैं, कौन से पॉइंट्स हैं जो कि आपके ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ से नहीं आए हैं, जो कि ये सेल्फ कंसेप्ट आपके परसेप्शन से बिलीफ से बना हुआ है। ठीक है, उन पॉइंट्स को आप निकालो। फिर आप देखो कि आप क्या बनना चाहते हो वो लिखो एक पेपर पे। ठीक, और फिर उनके बीच का गैप देखो कि क्या वो कुछ तालमेल है, कोई सेंस बनता है उस आइडियल सेल्फ का जो कि आपके सेल्फ इमेज या ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ से रिलेटेड है या नहीं है। अगर तो ये बच्चा जिसका ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ था कि मैथ इसका बहुत अच्छा था, अगर तो ये बच्चा मैथ्स में ही कुछ करता ना तो ये बहुत ज्यादा सेल्फ सेटिस्फेक्शन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव कर सकता था। ठीक है, तो जितना ज्यादा एक्चुअली में हमारे जो आइडियल सेल्फ भी है ना वो जितना ज्यादा हमारे ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ के साथ अलाइन होगा ना, सेल्फ इमेज तो है ही कि और इसके साथ कॉन्ग्रुएंसी होनी चाहिए, आइडियल सेल्फ भी जितना ज्यादा हमारे ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ के साथ कॉन्ग्रुएंसी में या अलाइनमेंट में होगा उतना ज्यादा जो है हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसका हमने एक और नाम दिया था ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ को, क्या बोलते हैं, ट्रू सेल्फ। ठीक है, ट्रू सेल्फ, ये क्या होता है, ये होता है रियल सेल्फ, और ये तो आइडियल सेल्फ। ठीक है, इसको हिंदी में अगर लिखें तो ये सिर्फ मैं आपकी लर्निंग के लिए बता रही हूँ, कहीं मेंशन मत करना ऐसे। ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ जो होता है वो होता है आपका सच। ठीक है, सेल्फ इमेज जो होता है वो होती है आपकी हकीकत, एंड आइडियल सेल्फ जो होता है वो होता है आपका सपना। ठीक है, अब सपने में और हकीकत में कितना अंतर है, सच में और हकीकत में कितना अंतर है, ये डिसाइड करता है आपकी हेल्थ को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके बिहेवियर को। ठीक है, अब बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं समझाऊंगी इस टॉपिक में। मेरी तरफ से ये टॉपिक फिनिश हो गया है, एंड आई होप ये आपको तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई हैं। अगर हाँ तो ये आपको और आगे जब आप कार्ल रॉजर्स की या मैस्लो की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं आपको समझने के लिए, ऑलमोस्ट डन हो गया है ये। ठीक है, अगर आपको समझ आया तो आप लाइक करें, अगर आपको कुछ इसमें डाउट है, कुछ इश्यूज हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, एंड अगर हो सके तो ये जो एक्टिविटी मैंने आपको दी है ये एज अ होमवर्क ज़रूर करना। एंड अगर इसमें उस दौरान कोई इशू आए तो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, और सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू हियर। आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।